दीपांशु अपन क्लास क्यों नहीं आ रहे? मैम यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम था थोड़ा इसलिए। अरे मतलब ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं आ रहे? अ, मैम उससे पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी। थोड़ी तो पूरी हुई? हाँ मतलब तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आया था मैम। ठीक है। और अभी नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए नहीं आ रहा हूँ। अ, वो कल की क्लास ही सिर्फ मेरी मिस हुई, बाकी वो उस मेस दिन तो ठीक है ठीक है, मैम। अब यहाँ कब आएंगे ऑफलाइन? ऑफलाइन में नहीं 2-3 दिन आऊंगा। में ट्राई करता हूँ मैम। आओगे तो सही। हाँ आऊंगा ना। तो वेज योर फ्रेंड प्रफुल? प्रफुल भी नहीं आ रहे। अ, मैम वो तो फैमिली के साथ घूमने गया है शायद। सब घूम रहे, बस हम ही यहाँ आके एक दूसरे की शक्ल दे रहे। रतलाम जाना कोई घूमना होता है? नहीं रतलाम नहीं गया, वो शायद पचमढ़ी गया है। ओके। धीरज, यस मैम। अपन कहाँ हैं? मैम घर में बैठे हैं और क्या। मैम वो तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। थोड़ी कैसे हो सकती, पूरी खराब हुई होगी। ऐसे थोड़ी पैर अच्छे हैं और कमर बोल रही दुख रही हूँ। विष्णु, अपन क्यों नहीं आए? मैम अभी एडमिट था हॉस्पिटल में तो इसलिए नहीं आ। ये पूरी बैच में ही ऐसा लग रहा है अपने कुछ बीमारी का है। अपन सबको वो शांति वाली क्या होती हुई पूजा होती है ना, ग्रह शांति वाली, करानी ही पड़ेगी। सबकी तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब रह जा रही है। कौन है ऐसा जो सबको दे रहा है कि इसकी तबीयत खराब हो जानी चाहिए, इसकी तबीयत खराब हो जानी चाहिए? वैदेही, मैम होम टाउन हूँ। पायल, मैं तो कभी आऊंगी नहीं। विकसित, यस मैम। अपन क्यों नहीं आए? मैम कॉलेज में थे, कॉलेज अरे ग्रुप। कॉलेज वालों को बोलो अब छोड़े। क्या बोलूं। क्या बोलूं मैम। प्रियांशी, आप कल अटेंड नहीं किए सेशन? Yes, ma'am, I was out of station. व्हाट? I was out of station from till 2 days. ओके, यू आर आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, अब जिसने अटेंड किया है, जिसने नहीं किया है। दर्शिता, आप कभी आएंगे होम टाउन से? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर फ्रॉम इंदौर ओनली। अच्छा, आप लोग तो इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स है ना, मेरे को लगा चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, तो मैंने कहा एक इंदौर का एक बाहर का तो पॉसिबल नहीं है। चलो, सो मैम, Yes, ma'am. नहीं ठीक है, कभी आएंगे आप मैम? एक वीक बना के। Next Monday. नेक्स्ट मंडे। चलो, टेल मी, कल क्या पढ़ा? राइट इशू के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? तो क्या राइट इशू में बोनस का एलिमेंट रहता है क्या? रहता है। ठीक है। सो मैम, बोनस का एलिमेंट है मतलब सारे जो भी रूल्स लगेंगे वो किसके हिसाब से लगेंगे? बोनस के हिसाब से। इट मीन्स दैट वी अप्लाई द बोनस फ्रैक्शन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल बोनस इशू। उसके बाद बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब वो एक जंप में होगा तो एक बार बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा, और वो 3 जंप में होगा तो 3 बार बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा। एम आई क्लियर? Ma'am, for bonus fractions, we need, मतलब in case of right issue, first we need to calculate the TERP, theoretical X right price. ये क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि after issuing the right shares at a lower price, so आपके पास अब पर शेयर की प्राइस कितनी बची? दिस इज नॉट दैट कि वो मार्केट में वैलिड है, दिस इज नॉट फॉर दैट कि वो बुकिश नॉलेज है, वो जस्ट फॉर आर नॉलेज कि जब कंपनी सस्ते रेट में कुछ शेयर्स इशू कर रही है और कुछ शेयर्स महंगे के हैं, तो ऑन एन एवरेज पर शेयर कितना पड़ा। जैसे अपन कभी कभार कपड़े लाते हैं तो अपन दो किसी दुकान से 2 ड्रेसेस खरीदी, किसी दुकान से 2 ड्रेसेस खरीदी, 4 ड्रेसेस खरीदी किसी दुकान से, तो अपन उनको ऐसा नहीं करते कि हाँ एक 1800 की है तो एक 2200 की, तो अपन ऑन एन एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं इन टोटल कि मैंने 22,000 रुपए दिए और मेरे को 6 ड्रेसेस आई, तो मुझे पर ड्रेस कितने का पड़ा। अब हो सकता है कि उसमें से कुछ ड्रेस बहुत 800 रुपए की और कुछ ड्रेस हो सकता है 4,000 रुपए की हो, तो वन ऑन एन एवरेज निकालते हैं। तो इट मींस दैट थ्योरेटिकल एक्स प्राइस ऑन एन एवरेज आपको पर शेयर की प्राइस बताती है। ठीक है। देन वी नीड टू कैलकुलेट द बोनस फ्रैक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोनस फ्रैक्शन?
मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय TERP, ठीक है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय TERP। मैम तो क्या इसको हमको सिंगल डिजिट में निकालना है? नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट बोनस फ्रैक्शन, तो आपको उसको फ्रैक्शन में ही रखना है। क्लियर? यस मैम। और मैम टाइम प्रोपोर्शनेट हमने सीखा है, तो टाइम प्रोपोर्शनेट सब में मल्टीप्लाई होता है, आप रिस्पेक्टिव मंथ्स के हिसाब से टाइम प्रोपोर्शन, देन यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज शेयर। मैम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बोनस पार्ट और अ बोनस फ्रैक्शन, अ बोनस एलिमेंट की हम जब भी बात करते हैं, सो वी ऑलवेज नीड टू रीस्टेट, मतलब पिछले साल का कुछ ईपीएस निकला होगा, हम उसको क्या करते हैं? रीस्टेट करते हैं, हम उसको वापस रिकैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे, देन व्हाटएवर द बोनस फ्रैक्शन वी हैव उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। सो मैम हमने ईपीएस में 3 केसेस पढ़े, बेसिक ईपीएस जिसमें हम फुल मार्केट वैल्यू कह सकते हैं, देन सेकेंड वन हमने पढ़ा बोनस इशू, एंड थर्ड वन हमने पढ़ा राइट इशू। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, इसका लॉजिक बताऊंगी, बहुत इजी है लॉजिक, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर डाइल्यूटेड ईपीएस में बच्चों को पता नहीं थोड़ा बहुत डाउट रहता है। सो बी विथ मी, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो उसको अनदर एग्जांपल से समझेंगे, पर समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? IAS 41 टॉकिंग अबाउट IAS 40 कौन सा पूछा? IAS 41 इज, देखो कल एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, अब वो क्वेश्चन जिसने भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको समझ में आएगा। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन सा IAS पढ़ा था? 40। हमने पढ़ा था कि मैम IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को इनिशियली किस मॉडल पे रिकॉर्ड किया जाता है, और मैम सब्सिक्वेंटली मतलब हर साल हमारी बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखेगा, उसके 2 मॉडल्स हैं, कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल्स एंड फेयर वैल्यू। क्या मैंने कहीं इसके अलावा फेयर वैल्यू मॉडल बोला क्या आपको किसी भी IAS में? IAS 16 रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, कहीं भी फेयर वैल्यू मॉडल आता है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन ये था, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज इन यूज पढ़ा था, सबसे लास्ट टॉपिक था चेंज इन यूज, जिसमें IAS 16 से प्रॉपर्टी IAS 40 में ट्रांसफर हो रही थी। इट मींस पहले हम उस प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज करते थे, अब उस प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज ना करके हम किस में यूज कर रहे हैं? अब जैसे ये बिल्डिंग है, मैंने खरीदी थी, यहाँ पे पहले मेरा बिजनेस चल रहा था, अब मुझे लग रहा है कि यार ये मेन सिटी से बहुत दूर है, मुझे मेन सिटी में बिल्डिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया? मेन सिटी में एक रेंट आउट ले ली प्रॉपर्टी, वहां पे मेरा बिजनेस चला रही हूँ, अब ये प्रॉपर्टी का कुछ काम नहीं, तो मैंने इसको क्या कर दिया? रेंटल्स पे दे दिया। सो डू यू थिंक पहले ये IAS 16 में आ रहा था क्योंकि बिजनेस प्रॉपर्टी था, अब ये रेंटल्स है मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, तो अब कौन से IAS में आ रहा है? 40। सो क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू टेल मी कि विच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब विच इज कवर अंडर द IAS 40 विच शोज कन्वर्जन मतलब चेंज इन यूज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। तो कीप इन माइंड कोई भी प्रॉपर्टी चाहे इन्वेंट्री हो चाहे IAS 16 हो, वो आ रही होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तभी बोल सकते हो कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में आ रही है। क्योंकि ट्रांसफर कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो रही होगी तभी फेयर वैल्यू मॉडल में आएगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड या हमारी बिजनेस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो रही होगी, तो कैन आई से वहां तो मॉडल्स कौन कौन से? कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कहीं भी आपको लग रहा है कि फेयर वैल्यू मॉडल में आ रही है? नहीं। तो कोई भी प्रॉपर्टी IAS 16 की हो, इन्वेंट्री या कौन सी भी प्रॉपर्टी, जब उस IAS से हटके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही होगी, तो अपन कह सकते हैं कि वो कॉस्ट मॉडल से उठके फेयर वैल्यू मॉडल में आ रही होगी, बिकॉज फेयर वैल्यू मॉडल केवल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी तब फेयर वैल्यू मॉडल होगा, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। तो इसमें एग्जांपल्स थे 3 ऑप्शंस दे रखे थे, उसने लिखा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू दी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां से ट्रांसफर कौन से में से हो रहा है? IAS 40 से IAS 16 में जा रहा है, और जो 16 में जा रहा है तो 2 ही मॉडल है, कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन। हो सकता है? नहीं। फिर उसने कहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड टू द इन्वेंट्री, तब भी होगा? नहीं। पर उसने लिखा था फ्रॉम द इन्वेंट्री is transferred become the rental property. So can I say this is the answer, cost to fair value model?
समझ में आया लॉजिक? तो इन दी एग्जाम्स या तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो यू शुड कीप इन माइंड कौन सा मॉडल कौन से पर्टिकुलर आईएएस में पढ़ा है। रीवैल्यूएशन आपने इंटेंजिबल एसेट्स में भी पढ़ा है, टेंजिबल एसेट्स में भी पढ़ा है, बट फेयर वैल्यू मॉडल पूरे चैप्टर्स में, मतलब सारे आईएएस में हमने सिर्फ आईएएस 40 में पढ़ा है। एम आई क्लियर एवरीवन? आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जब हम करेंगे तब समझ में आएगा, पर मेरी बात समझ में आई? तो ये अब ये क्वेश्चन कैसा था? थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल था क्या? नहीं, बट हमको माइंड में रखना है, कैसा भी आएगा हमको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग फील होना चाहिए, ठीक है? और मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग ना ऐसे फील नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू डू, रैंडम, जैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप पढ़ो, ठीक है? बट कभी जैसे संडे सैटरडे है, मेरी क्लासेस नहीं लगती, तो रैंडम कोई भी आईएएस उठाओ। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बुक में से पढ़ो, नोट्स इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरे नोट्स में सब कुछ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है फॉर अ क्विक रिवीजन। आप उसको रिवाइज करके बताओ, और नहीं भी था तो सिर्फ सोचो कि हमने इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ा तो हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी, सेकंड हमने रिकॉग्निशन पढ़ा, फिर रिकॉग्निशन में हमने पढ़ा कि मैम कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल होता है, तो कॉस्ट मॉडल इज प्रेफरेबल, रिवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट प्रेफरेबल। क्यों? बिकॉज यूनिक नेचर है, एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है। फिर मैम इसमें डेप्रीसिएशन नहीं लगता, क्या लगता है? अमोटाइजेशन। अमोटाइजेशन लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? यूजफुल लाइफ। तो मैम उसमें दो तरह की लाइफ होती है, फाइनाइट और इनडेफिनिट, ठीक है? मैम इसमें हमने रिसर्च और डेवलपमेंट पढ़ा, इसके अलावा कुछ पढ़ा क्या? अब सोचो, पूरा आईएएस का रिवीजन हो गया, हार्डली टेक 2 मिनट्स। इससे क्या फील होगा? इससे आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग फील होगा। वंस यू फील द कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा, कैसा भी आए, आप आराम से पढ़ोगे ना क्वेश्चन, तो वो सॉल्व होगा ही। कहाँ जाएगा सॉल्व नहीं होगा? तो आपने मेरे को देखा होगा, मैं बहुत क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ती हूँ, भागने की जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि आप 4 बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही टाइम लगेगा जितना मैं एक बार में पढ़ के कर लूंगी, तो बेटर है एक ही बार में पढ़ो। क्लियर है? यस। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूट मतलब क्या समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं, आपको नहीं लग रहा कोई चीज जैसे कोई चीज कम होना? किसका माइक चालू है? किसका माइक चालू हुआ? हेलो, का माइक चालू है किसी का? महक सबको, महक महक प्रूव करना चाहती है कि मैम की आवाज आ रही है। करो यार माइक बंद। अरे मैम मैं मीटिंग से ही बाहर चली जाती हूँ। ओके ओके मैम, डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब देखो, समझोगे ना कॉमन सेंस में, तो कोई चीज कम होना। मैम कम कैसे होगी? देखो, आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, जब भी, तब आपको ईपीएस निकालना है, वो बेसिक ईपीएस, मतलब जो भी आप बोनस इशू, राइट इशू, सबको कंसिडर करके बेसिक ईपीएस, ठीक है? बेसिक ईपीएस के पार्ट्स है ये सब। कौन कौन से पार्ट्स है? राइट इशू, बोनस इशू, फुल मार्केट प्राइस। फिर उसी समय आपको निकालना पड़ता है एक डाइल्यूटेड ईपीएस। मैम कैसे? एक बात समझो, एक कंपनी है जिसमें 4 शेयर होल्डर्स है, ठीक है? हर्ष उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ईयर एंड पे कितने हो गए? 5, ठीक है? अब यहाँ 4 है, हर्ष ने यहीं पे सोचा डिसीजन, तो 5 हो गए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, उनको बिगनिंग से ही सारे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। बट जब हर्ष ने देखा यार अभी तो 5 ही होंगे, पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कमिट कर रखा है किसी को। मतलब कैसे? कंपनी ने किसी से लोन लिया था, सपोज रितोष से लोन लिया था, कितने का? 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है? कंपनी ने लोन लिया, तो कंपनी ने क्लियर कर दिया था रितोष को कि रितोष देखो, हम आपको 1 लाख रीपे नहीं करेंगे आफ्टर 3 इयर्स, हम आपको कंपनी के शेयर्स दे देंगे, कंपनी के शेयर्स दे देंगे। डू यू थिंक, आज तो हर्ष को 5 दिख रहे हैं, अब सपोज उन्होंने बोला हम आपको 500 शेयर दे देंगे कंपनी के, ठीक है? तो आज तो कंपनी को कितने दिख रहे हैं? 5 शेयर होल्डर्स है। डू यू थिंक 2 साल बाद ये शेयर्स 500 मतलब 505 हो जाएंगे? 500 तो ये नए शेयर्स और 5 ऑलरेडी है। सो डू यू थिंक आज हमको डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ये होता है? और एक बात सोचो, आज जो अर्निंग है वो कितने में बचेगी? 5 में। पर डू यू थिंक 2 साल बाद वही अर्निंग, क्योंकि अर्निंग इतनी थोड़ी बढ़ती है एकदम से, और इन 500 के बदले कुछ पैसा आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है वो पैसा। तो मुझे एक्स्ट्रा कोई अर्निंग तो होगी नहीं, बट जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 505 लोगों में बटेगा। डू यू थिंक पर शेयर आपको जो अर्निंग हो रही थी वो कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी? तो इट मींस दैट डाइल्यूटेड ईपीएस आज हर्ष अभी डिसीजन लेने से पहले कि मैं इस कंपनी पे इन्वेस्ट करूं या ना करूं, वो ये देखना चाहता है कि जो कंपनी के फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं। अब कमिटमेंट क्या हुआ है कि 1 लाख शेयर्स के बदले 500 शेयर्स देंगे, तो जो कंपनी के फ्यूचर्स हैं आज नहीं दे दिए हैं, बट जो फ्यूचर में शेयर्स बन जाएंगे तो उनकी वजह से ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर वो डाउन हो रहा है तो हर्ष इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। इट मींस डाइल्यूटेड ईपीएस में हम ये देखते हैं कि कंपनी के जो फ्यूचर के कमिटमेंट्स है, ठीक है, अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो ऑब्वियसली मेरे शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, और शेयर होल्डर्स बढ़े तो मेरा ईपीएस कितना आएगा। ठीक है, तो उस केस में इस केस में हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आज वो हो गए कन्वर्ट, मतलब हर्ष आज यहां खड़े होके ये देखेंगे कि आज कन्वर्ट हो गए हैं। भले से कन्वर्ट कितने साल बाद होंगे? 3 साल बाद, बट कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट जब भी होंगे तब शेयर होल्डर्स ही बढ़ेंगे ना। तो हर 0 डे पे देखते हैं कि अगर ये कन्वर्ट हो गए तो मेरी अर्निंग इतनी है और शेयर होल्डर्स इतने हैं, तो अर्निंग कितनी हो जाएगी। तो आपको ये देखना है, सपोज मेरा बेसिक ईपीएस आया 4 सेंट और ये आ गया 5 सेंट, इवन शेयर होल्डर्स बढ़े बट मेरी अर्निंग नहीं गिरी पर शेयर, तो क्या आप इसको डाइल्यूटेड ईपीएस बोलोगे? नहीं। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब खराब नहीं हुआ कुछ, बढ़ भी रहे हैं पर कंपनी प्रॉफिट में ही जा रही है, पर शेयर गिर नहीं रहा है, तो वो क्या होता है? एंटी डाइल्यूटेड। डाइल्यूट मतलब कम होना, कि मेरा बेसिक ईपीएस था 5 और मैंने आज जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकाले, मतलब जो फ्यूचर के कमिटमेंट्स थे आज ही उनको शेयर होल्डर्स मान लिया, तो सपोज ये हो गया 3, मतलब मेरा बेसिक ईपीएस कितना निकला? 4 और डाइल्यूटेड ईपीएस निकला कितना? 3। तो डू यू थिंक आपका ईपीएस डाइल्यूट हो गया है, कम हो गया है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं? तो आपको लॉजिक समझ में आया क्या? व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस? कि ये देखना है कि जो फ्यूचर में कंपनी के कमिटमेंट्स है अगर वो शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मैडम हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना आ रहा है। हर्ष इस केस में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा, कंपनी के फ्यूचर के कमिटमेंट की वजह से अगर अर्निंग कम हो रही तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा। तो मैम ये तो फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे, पर हम अज्यूम क्या करेंगे कि आज कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, सो पहला केस इसमें जो होता है वो होता है, एक्सक्यूज मी मैम, यस, हम एक बार एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस बता देंगे फिर से? एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब सिंपल सा है कि आपका बेसिक ईपीएस सपोज 4 है, ठीक है, और आपने जब फ्यूचर के कंपनी के कमिटमेंट्स देखे और देखा कि कंपनी के जो कमिटमेंट्स में जो शेयर, रुको अभी इसको यहां से मत समझो, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको विजिबल होगा कि अच्छा शेयर होल्डर्स बढ़े, ठीक है, बट फिर भी हमारा ईपीएस नहीं गिरा। ठीक है, किसने क्वेश्चन पूछा था ये? मैम मैंने। नैना, अभी मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ, मतलब आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, इस पार्ट को स्किप कर दो, ठीक है? ओके मैम। है ना? तो अब हम इसमें केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस होता है कन्वर्टेबल लोन्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इट मींस दैट मैंने सामने वाले से लोन लिया है और इंस्टेड ऑफ पेमेंट, आप रीपेमेंट ऑफ इन कैश, हम उसको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। अब मेरी बात समझना बहुत अच्छे से और बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना, ठीक है? देखो, मैंने कितने का लोन लिया? 1 लाख का, और उस पे इंटरेस्ट कितना पे कर रही हूँ? 10% है। 3 साल बाद, 3 इयर्स के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स में, और मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स दूंगी उनको? 10,000 शेयर्स दूंगी। ठीक है, 0 डे पे ही क्लियर है कि 3 साल बाद मैं आपको क्या दूंगी? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि कंपनी ने कुछ फ्यूचर में कमिट किया है जिसकी वजह से मेरे क्या बढ़ जाएंगे? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। क्लियर? यस मैम। अगर बेसिक पीएनएल देखें, कैन आई से यहाँ पे मेरा एक रेवेन्यू आ रहा होगा, सपोज मेरा रेवेन्यू मान लो 9 लाख का है, ठीक है, कैन आई से यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब उस
रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कुछ खर्चे हुए होंगे ना, कुछ प्रोडक्ट बेचे होंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सपोज 4 लाख, कितना आया? 5 लाख जीपी आया, ठीक है। सपोज मान लो मेरे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, लाइक एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल जो खर्चे होते हैं, तो मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए 1 लाख के, कितना आया? कैन आई से दिस इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस और नो? ठीक है ना। फिर इसमें हम इन्वेस्टमेंट इनकम जोड़ते हैं, पर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी ब्लैंक हो गया। अब मेरा फाइनेंस कॉस्ट, डू यू थिंक मैं उस 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट पे कर रही हूँ? देयर इज नो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, देयर इज नो कूपन, देयर इज नो इफेक्टिव रेट और डिफरेंट रेट, तो जितना मैं इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उतना ही पे कर रही हूँ, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट पे कर रही होंगी? फाइनेंस कॉस्ट कितनी? 10,000. So can I say 3,90,000 is my profit after tax? ठीक है। और मैं 10% प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, और मेरा टैक्स रेट है 10%, तो 39,000 टैक्स आया। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया बताओ? 351,000. कैन आई से दिस इज माई PNL लुक लाइक? मतलब मैंने जो PNL बनाया होगा, क्योंकि कन्वर्जन तो 3 साल बाद होना है, सो डू यू थिंक मेरा ऐसा ही PNL बना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यस और नो? Can I say this is my earning available to the ordinary shareholders? Yes or no? क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज माई अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एंड सपोज मेरे पास 1 लाख शेयर होल्डर्स थे। कितने शेयर होल्डर थे? सो मेरा EPS कितना आया? बेसिक EPS 351,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना आया? अरे सेंट में निकालो। 351 cents. Can I say this is my EPS? Yes or no? मैम अगर कुछ नहीं दे रखा है, राइट इशू, बोनस इशू, कुछ नहीं दे रखा, तो मैम दिस इज माई अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो दिस इज 351 इज माई आंसर। यस, इसको चलो 2 ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, 2 लाख डॉलर्स मेरे शेयर होल्डर्स है, कितना आया? 135. 175 सेंट, ठीक है। यस और नो? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मैंने बोला था वी आर अज्यूमिंग कि दैट लोन इज कन्वर्ट इनटू दी शेयर्स। अब मेरे पास लोन नहीं बचा है, वो शेयर होल्डर्स बन चुके हैं, ठीक है। अज्यूमिंग, हम ऐसा नहीं हुआ है कि आज कन्वर्ट हो चुके हैं, वी आर अज्यूमिंग के हो चुके हैं, ठीक है। सो कैन आई से अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डाइल्यूटेड EPS, क्लियर? यस मैम। अब मुझे बताओ 9 लाख तो रेवेन्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख एज इट इज रहेगा, यस और नो? 5 लाख GP एज इट इज रहेगा, और मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी एज इट इज रहेंगे, यस और नो? पर मुझे बताओ क्या अब इंटरेस्ट लगेगा? अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? मैम अब इंटरेस्ट देने की जरूरत ही ना, तो वो शेयर होल्डर है, तो मैम देयर इज नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना आया प्रॉफिट? 4 लाख, ठीक है। अब एक बात सोचो, यहाँ खर्चा लग गया था तो प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट कम लगा तो टैक्स कम लगा। यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा? 4 लाख का 10% देना है, 40,000, कितना आया? 3,60,000। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैम यहाँ पे सेविंग हुई कितने की? 10,000 की। यहाँ पहले 39,000 का टैक्स लगता था, अब लग रहा है 40,000 का, तो कितना एक्स्ट्रा, क्योंकि खर्चा कम हुआ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो कितना टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम? तो ओवरऑल मेरे को फायदा कितना? 9,000। सो मैम क्या ये फायदा आज हो गया है? हुआ नहीं है। हो गया क्या? नहीं हुआ है। तो कैन आई से अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेरे को फायदा कितने रुपए का हो जाएगा? 9,000 का। तो मैम हमारा डाइल्यूटेड EPS का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो है, प्लस
नोशनल इनकम। नोशनल इनकम मींस दैट कि ये कन्वर्ट हो गए तो क्या उसकी वजह से कुछ सेविंग्स हो रही है? आप कैन आई से दिस 9,000 इज माय नोशनल इनकम। अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये लोन कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या? नहीं पे करना पड़ेगा। सो कैन आई से आज कन्वर्ट नहीं हुआ इसलिए आज ये मेरी नोशनल इनकम है? यस और नो? यस मैम। डिवाइडेड बाय weighted average shares plus notional share, yes or no? ठीक है। सो मैम अर्निंग अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इज 351,000, ठीक है, प्लस नोशनल इनकम कितनी सेव कितनी हो गई अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं? तो मैम 9,000 हो गया, 3,60,000 इसका टोटल। यस मैम। मैम पहले कितने शेयर होल्डर्स थे? 2 लाख। अब ये कन्वर्ट होते हैं तो और कितने शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपने बोला ना 10,000 शेयर दूंगा। अब बताओ इसका ईपीएस का आंसर क्या है? कितना? 171.4 सेंट। दिख रहा है? पहले ईपीएस 175 था, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, बढ़े तो आपका ईपीएस गिर गया। कैन आई से दिस इज द सिचुएशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस? मतलब अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेरा ईपीएस कितना हो जाएगा? आपने उससे होने वाली इनकम भी सेव कर ली ना, ये 9,000 अगर कन्वर्ट हो गए तो 9,000 का खर्चा नहीं लगेगा, तो 9,000 ऐड कर दिए। क्योंकि खर्चा नहीं लगा तो डू यू थिंक दैट अमाउंट इज ऑल्सो अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स? तो मैम दैट अमाउंट इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई हमने इसमें ऐड किया है। क्लियर? मैम इन द एग्जाम्स हमको ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, आप अगर देखोगे तो दैट अमाउंट इज इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। कितना इंटरेस्ट लगता था? 10,000, ठीक है, इतनी सेविंग होनी थी। और इस पे अगर टैक्स टैक्स लग गया कितना? 10%, तो 1,000 का टैक्स लग गया तो हो गया 9,000 रुपए। तो यू नॉट नीड टू कैलकुलेट दिस। आपको यहाँ पे नोशनल इनकम में क्या लिखना है? इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करेंगे विच इज आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? 10,000 था, 1 लाख पे 10%, इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे? आफ्टर टैक्स कर देंगे। टैक्स का अमाउंट रेट कितना था? 10%, तो 1,000 का टैक्स लग गया तो 9,000 हमारी नोशनल इनकम हो गई। कैन आई से? तो इस नोशनल इनकम में अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और जो इंटरेस्ट का अमाउंट हम ऐड करेंगे उसको क्या लेंगे? आफ्टर टैक्स। समझ में आया? सो इन द एग्जाम्स यू नॉट नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस एंड दिस। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि इसकी वजह से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बचा और 1,000 का हमने एक्स्ट्रा टैक्स भरा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस और नो? सो मैम इफ लोन्स आर कन्वर्टेबल इनटू द शेयर्स, तो हम अज्यूम करेंगे कि आज वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और अगर आज वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, फ्यूचर में ये इंटरेस्ट अमाउंट हमको नहीं लगेगा, तो अर्निंग अवेलेबल जो ये अर्निंग है प्लस इसमें क्या सेव हो जाएगा? 9,000 रुपए ऑल्सो अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स। नीचे ऑलरेडी 2 लाख शेयर्स थे और 10,000 शेयर्स हमने बढ़ा दिए। एम आई क्लियर? व्हाट इफ ये 10,000 की जगह वो बोलता है कि मैं 2,000 शेयर्स देता, केवल 2,000 शेयर्स। निकालो कितना आता है ईपीएस। मतलब वो बोल रहा है 1 लाख शेयर्स अमाउंट के बदले में आपको 2,000 शेयर्स ही दूंगा। जैसे नैना पहले ईपीएस कितना था? 175 सेंट। इवन वो कन्वर्ट भी हो गए तो मेरा ईपीएस गिरा नहीं, मेरा ईपीएस तो बढ़ा ही सही, क्योंकि 9,000 की सेविंग्स हो रही है और शेयर्स 2,000 ही बढ़ रहे हैं। तो मैम मेरा ईपीएस बढ़ा, तो कैन आई से दिस सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। ईपीएस गिर नहीं रहा है तो हर्ष वुड टेक अ डिसीजन क्या चलो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। Yes, Am I- ma'am. समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब ईपीएस का गिरना। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी डाइल्यूटेड? ईपीएस का वापस बढ़ना। ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। सो मैम इन द एग्जाम्स कीप इन माइंड यू नॉट नीड टू कैलकुलेट दिस। आप ये ले लोगे और देख लोगे कि आपकी कितनी सेविंग्स हो रही है। तो इंटरेस्ट की सेविंग्स होगी तो मैम कितनी इंटरेस्ट की सेव हो रही थी? 10,000 की सेविंग्स हो रही है, बट खर्चा कम बुक होने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है, तो दैट इंटरेस्ट को हम क्या लेंगे? आफ्टर टैक्स। तो
1000 का टैक्स लग गया तो 9000 हमारी नेट सेविंग्स है। क्लियर? यस और नो? The principle of convertible bonds and convertible preferential shares are similar and will be dealt with together. ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंशियल, अभी हम प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको कन्वर्टेबल लोन सिखाया है। ठीक है, इंटरेस्ट वुड बी सेव देयरफॉर अर्निंग वुड बी हायर, इंटरेस्ट सेव हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारी अर्निंग बन जाएगी, और अर्निंग वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स, मतलब इंटरेस्ट को हम ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स लेंगे, और द नंबर ऑफ शेयर्स वुड इंक्रीज, जैसे हमारे 10,000 शेयर्स बढ़े थे। क्लियर? अब वो आपको ना ऐसे ऑप्शंस देंगे, हर टाइम पे अलग 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 शेयर्स है, तो आपको वो शेयर्स उस डेट को कंसिडर करना है जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हो। इस क्वेश्चन को पढ़ो। जब भी आप वर्ड सीखोगे कन्वर्टेबल लोन नोट्स, जब भी आप वर्ड देखोगे ना कन्वर्टेबल लोन नोट्स, तो आपको दो चीजें माइंड में आना चाहिए। कौन सी दो? मैम, कन्वर्टेबल लोन नोट्स दिमाग में आए तो हमको दो चीजें, एक तो डाइल्यूटेड ईपीएस में पढ़ा है, और कैन आई से कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में हम उसको दो में बांट देते हैं, स्प्लिट अकाउंटिंग करते हैं, तो मैम दो जगह पढ़ा है। ठीक है, ये भी कन्वर्टेबल लोन नोट्स किसकी बात कर रहा है? ईपीएस की बात कर रहा है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस। अब रीड दिस क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन देखो, on 1st April 2001 एनडीटी इशूड अ कन्वर्टेबल लोन नोट्स ऑफ 12,50,000, मतलब 12,50,000 का लोन ले रखा है। द लोन नोट्स कैरीज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 8%, मतलब कंपनी किस पे इंटरेस्ट पे कर रही है? 8% पे। यू नो दैट कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएनएल का इंटरेस्ट चार्ज होता है। यस और नो? यस मैम। ईच 100 नॉमिनल ऑफ द लोन स्टॉक, मतलब कैन आई से हर 100 के बदले, हर 100 रुपए लोन के बदले, ये लिखा ना, हर ईच 100 नॉमिनल ऑफ द लोन स्टॉक विल बी कन्वर्टेबल इन 2006 एंड 2009 इनटू द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स सेट आउट बिलो। अगर 2006 में कन्वर्ट होते हैं तो पर 100 के बदले कितना देगा? 124 शेयर्स। अगर वो 2007 में कन्वर्ट होते हैं तो पर 100 के बदले कितना शेयर्स देगा? 120। अगर वो 2008 में कन्वर्ट होते हैं तो कितने शेयर्स होंगे? ऑन 31 दिसंबर 2009 में कन्वर्ट होते तो कितने शेयर्स देगा? 110 शेयर्स देगा। तो मैम हम कौन सी डेट पे कन्वर्जन माने? क्योंकि हम तो आज तो कन्वर्ट हो नहीं रहे, फ्यूचर में ही होंगे, तो हम किस रेट पे लें? ये वाली पे 124 लें कि ये वाली पे? तो क्वेश्चन में सिंपल सा दे रखा है, इन केस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कब मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। मैम यहाँ पे 100 के बदले 124 शेयर, यहाँ 100 के बदले 120 मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहे हैं? तो हम अज्यूम करते हैं इन केस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस के मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, तो हम क्या मानेंगे? हर 100 के बदले कितने शेयर्स मिल रहे हैं? तो कितने शेयर्स इशू किए बताओ?
मैम इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मैम अगर ये लोन नोट्स कन्वर्ट होते हैं तो मुझे हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आई नीड टू इशू इस 555 नंबर ऑफ शेयर्स मुझे इशू करने, मतलब मेरे शेयर होल्डर्स कितने बढ़ेंगे? वन 50, ठीक है। 15,50,000, मतलब मैम अगर ये कन्वर्ट हो गए तो 15,50,000। क्या अगर वो कन्वर्ट हो गए हमको मैटर करता है? नहीं, हम तो मान रहे हैं कि कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यस और नो? यस मैम, ठीक है। Up to 2006, the maximum number of shares issuable after the end of the financial year will be at the rate of 128 per 100 on 12,50,000 debt, which is उसने खुद ने निकाल के दे दिए 15,50,000 जो हमने निकाल भी लिए। यस और नो? With 4,000 already in issue, so can I say जब बेसिक ईपीएस निकालूंगी तो मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स को कंसिडर करूंगी? 4,000 को, मतलब 4 मिलियन को। बट जब मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगी तो मेरे मैम 4,000 तो ऑलरेडी इशूड है और मैंने इशू कितने किए? 15,50,000। कैन आई से 55,50,000 शेयर होल्डर्स हो जाएंगे मेरे पास? यस और नो? यस मैम, यहां तक हम सेटल्ड हैं? यस मैम। इसने यहाँ क्लियरली लिखा इन डीपीएस कैलकुलेशन ऑलवेज अज्यूम दैट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर विल बी इशूड, और आपने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स ही लिए। अगर यहाँ पे 124 होता तब भी आप क्या लेते? 124 शेयर्स ही लेते। यस और नो? ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में 124 दे दिया इसलिए 124 लिया है, इट्स अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसलिए हमने 124 लिया है। यस और नो? ठीक है। अब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। इशूड शेयर कैपिटल $500,000 in 10% cumulative irredeemable preferential shares of $1। Can I say मेरे पास प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। मैंने आपको बताया था अर्निंग अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इट्स मींस दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके बाद जो भी प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो, देन जो अर्निंग अवेलेबल होती है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होती है। यस और नो? तो कैन आई से हमारे पास जो भी अर्निंग, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दे रखा है तो उसमें 10% प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है। और मैम इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स है तो इनका तो वजूद ही शेयर्स वाला है, तो ये तो माइनस होंगे ही सही। अगर यहाँ पे रिडीमेबल होते तो ये फाइनेंस कॉस्ट में जा रहा होता। यस और नो? फिर मैम 1,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 25 सेंट। अब देखो समझो, शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 मिलियन। अगर मैं आपको बोलती $2 पर शेयर है, $2 का पर शेयर है, तो आपके कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए होते हैं? ये जो 1 मिलियन है ये टोटल शेयर कैपिटल दे रखी है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे हैं। और $2 पर शेयर थे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? अरे कैसे यार, आपके पास पूरी शेयर कैपिटल दे रखी है। अब मैं पूछ रही हूँ कि 2 पर शेयर, अपना $2 पर शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए मैम? 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 लाख शेयर्स हुए। सिमिलरली अब इन्होंने क्या दे रखा है? 1 लाख शेयर्स है, पर कितने के दे रखे हैं? 25 सेंट। अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, जब हम डॉलर को सेंट में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 25 सेंट है इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, तो मैम कितना हुआ? $0.25 हुआ क्या? यस और नो? जब आपका आंसर डॉलर में निकलता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके सेंट में लाते हो, तो जब सेंट को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा तो कहना इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैम जब 25 सेंट दे रखा है तो अगर इसको डॉलर में किया तो कहना इसे $25 इज द आंसर। मतलब मेरा पर शेयर किस प्राइस का है? 25, 0.25
डॉलर का, तो मेरे पास कितना डॉलर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? बात समझ में आई क्या? यस और नो? एग्जाम्स में जब आपको शेयर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं ना, वो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, वो आपको दे देते हैं सेंट में। अब बच्चा क्या समझता है, 1 लाख मतलब 1 मिलियन शेयर्स ही होंगे, तो 1 मिलियन शेयर्स नहीं होंगे मैम। 1 मिलियन है पर कितने रुपए, कितने डॉलर के? $0.25 के हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 4 मिलियन शेयर। समझ में आया ये 4 मिलियन कैसे निकाला गया है? यस और नो? तनिष्का, नैना, दर्शिता, पार्थ, विष्णु? विकसित, Yes, ma'am. दीपांशु, Yes, ma'am. अभिषेक, समझ में आया? Yes, ma'am. यस नैना, मैम। पायल, प्रियांशी, स्वाति, Yes, ma'am. आया? तो हमेशा ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर खेलेगा, एग्जामिनर इसमें बहुत खेलता है, तो आपको ध्यान रखना है जब अगर आपको सेंट में दे रखा हो तो पहले आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लो। तो जब डॉलर में कन्वर्ट, जब डॉलर को सेंट में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करना है तो $0.25, ठीक है? और ये आपको पूरी शेयर कैपिटल दे रखी है, इसमें से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा $400,000 नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ा रितोष के नहीं आया? हाँ तो बोलना पड़ेगा ना उसके लिए। देखो, उसने बोला है उसकी शेयर कैपिटल है 1 मिलियन, और उसने बोला है पर शेयर कितने का है। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट किया तो कितना आया? $0.25 पर शेयर है। आपके पास कितने पैसे हैं शेयर कैपिटल के? 1 मिलियन। और कितने पर शेयर कितने का है, तो कितने शेयर हो गए? 4 मिलियन हो गए मैम। 4 मिलियन शेयर्स हैं, आप करो 4 मिलियन शेयर्स हैं मैम, और इसको 0.25 पर शेयर से करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे 1 मिलियन रुपए ही आएंगे। आया समझ में? रितोष? ओके, ठीक है। फिर ट्रेडिंग रिजल्ट दे रखा है 2002 और 2001, जो आगे का दे रखा होता है वो करंट ईयर का होता है, ये होता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है मैम। उसमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 11 लाख और 99181 दे रखा है मैम। इंटरेस्ट ऑन इन पर 8% कन्वर्टेबल लोन नोट्स इस साल 1 लाख रुपए है, पिछले साल 75,000 है मैम। बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स लगा, देन अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दिस वन आया, ठीक है मैम। इसने बोला था 10% क्यूमुलेटिव है, सो कैन आई से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद मुझे लेस करना पड़ेगा क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना मैम? 5 लाख का 10%, कितना आया? आया? अब बताओ मेरी अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी है? 591,773। क्लियर है मैम? क्यों हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया? क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं और हमको क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करना होता है। अब दैट अर्निंग इज अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, यस और नो? सो मैम अगर इसने तो कुछ राइट इशू नहीं दिया, बोनस इशू नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो अगर मैं बेसिक ईपीएस निकालूं, सो कैन आई से 6,50,000 डिवाइडेड बाय कितना करूंगी? 4 मिलियन। क्यों? क्योंकि मैम इशू थोड़ी किया अभी तक। 16.25 सेंट। और ये कितना आया? कितना आया? 14.8 सेंट। ये समझ में आया कि अभी मैं बेसिक ईपीएस, अभी मैंने डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकाला, कन्वर्जन वाला नहीं निकाला, तो मैम अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये कहानी होगी, और 16.25 आएगा और 14.8 सेंट आएगा। यस और नो? यस मैम। मैम अब बात करते हैं क्या?
क्या डाइल्यूटेड ईपीएस आज ही निकालना पड़ेगा? यस, वी आर अज्यूमिंग कि अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो क्या होता। तो मैम अगर कन्वर्ट होते तो 4 मिलियन तो ये वाले शेयर्स और कन्वर्ट वाले 15,50,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते। यस मैम। मैम अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 6,50,000 तो होती ही सही, बट ये जो इंटरेस्ट है 1 लाख का, ये नहीं लग रहा होता। लग रहा होता क्या? नहीं लग रहा होता। तो मैम ये 1 लाख का इंटरेस्ट नहीं लगता, पर इस इंटरेस्ट अगर ये नहीं लगता तो टैक्स ज्यादा लगता, तो हमको इसको क्या लेना है? आफ्टर टैक्स। तो टैक्स कितना अमाउंट है? 30। तो 1 लाख का 30% कितना होता है मैम? 30,000 टैक्स लगेगा, तो अमाउंट कितना बचा? तो नेट सेविंग कितनी हुई? तो मैम यहां पे आएगा 70,000। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। मैम सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 5,113, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा 75,000 का, यस और नो? मैम नहीं लगेगा, 75,000 का नहीं लगेगा, पर इस अमाउंट को क्या लेना है? आफ्टर टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? कितना आया इसका? 52,500 की सेविंग्स है। सो कैन आई से यहाँ पे ऐड करेंगे 52,500, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैम? बट एक मिनट, तो डिविडेंड माइनस करके तो लिया 59 आएगा ही ना। डिविडेंड तो माइनस करके ही लेना है ना। इस पूरी कहानी में आपकी सेविंग्स तो 6,50,000 ऑलरेडी, ये तो अवेलेबल है ही, और इसके अलावा क्या बच रहा है मैम? 1 लाख पे टैक्स नहीं लग रहा है। बट यस ना, ईयर एंड कौन सा चल रहा है? 31 दिसंबर। है ना? समझो, ये तो सेटल्ड है। ये तो सेटल्ड है। क्या आया डाइल्यूटेड ईपीएस? बताओ। 12.9 सेंट दिख रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर ये कन्वर्ट नहीं होते तो 16.25 सेंट था, बट ये कन्वर्ट हो गए जिससे हमारी सेविंग 70,000 12.9 सेंट इज, मतलब हाँ 13 सेंट इज माई ईपीएस। कैन आई से इट्स माई डाइल्यूटेड ईपीएस? यस और नो? यस मैम। अब अगर अपन इस साल की बात करें 2001 की, कैन आई से ये 1 अप्रैल 2001 को लोन इशू किया गया था और ईयर एंड 31 दिसंबर है, मतलब 9 महीने। 9 महीने। सो कैन आई से ये जो इंटरेस्ट लगा होगा ये 9 महीने का ही लगा होगा, ठीक है। उस 9 महीने पे पूरा ही 30% का इंटरेस्ट टैक्स रेट सेव होगा, तो मैम इसमें फर्क नहीं पड़ता। बट कैन आई से जो 15,50,000 है मैम, ये तो सिर्फ 9 महीने के लेंगे ना हम। तो कैन आई से 15,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करके शेयर्स निकालेंगे प्रो डाटा बेसिस पे। यस और नो? मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो? यस। हाँ हाँ हाँ, कैन आई कॉल यू आफ्टर 5 to 10 minutes? ठीक है। यस पीपल, मेरी बात समझ में आई क्या? देखो, यहाँ तो पूरे साल भर का कन्वर्जन रेट चलेगा क्योंकि पूरे साल से हो गए, पर पिछले साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ही रहा ना, यहाँ से लेके 31 दिसंबर ही रहा। और जो इंटरेस्ट लगा होगा वो तो 9 मंथ का ही लगा होगा, बट हमने शेयर्स तो पूरे साल भर के ले लिए ना। आपको क्या करना पड़ेगा? 15,50,000 शेयर्स को 9/12 करना पड़ेगा। यस और नो? तो बताओ, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऐड होंगे? कितना? 62,500। मेरी बात समझ में आई ना, क्यों मैं बोली प्रो डाटा बेसिस पे 9 महीने का लेंगे? कितना आया? दर्शिता, दीपांशु, समझ में आई चीज क्या? मैम एक बार प्रो डाटा वाला पॉइंट फिर से एक बार बता दीजिए ना। देखो, ये कब की कन्वर्जन है? अप्रैल 2001 की, ठीक है। अप्रैल से ये चला होगा 1 अप्रैल 2001 से 31 दिसंबर 2001। तो मैम 2 में तो पूरा ही ले लेंगे 15,50,000 पूरे साल भर के।
बट यहाँ पे देखा जाए तो हमको 1 अप्रैल से लेके यहाँ तक के शेयर्स ही तो चाहिए। तो मैम ये 15,50,000 तो हमने पूरे साल भर के निकाले थे कन्वर्जन करके। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ शेयर्स को प्रो डाटा पे कर लेंगे, 9 मंथ के ही लेंगे। आया विकसित समझ में? यस मैम। मतलब अप्रैल 2001 में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ 9 महीने के ही तो रहेंगे। हम करते हैं ना, टेबल बनाते हैं 1 अप्रैल से लेके 31। तो यहाँ टेबल कैसी बनेगी, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च और 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर। क्लियर? यस और नो? यस कितना मैम। आया? मैम यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं हटाया? अरे एक बात सोचो, लोन कन्वर्ट हो रहा है तो प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड बांटोगे ही ना। तो मैम हमने अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ये ले ली, और जो सेविंग्स हो रही थी वो ले ली। तो मैम सेविंग कितनी हो रही थी, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट 1 लाख हटाने की वजह से टैक्स ज्यादा लगता, तो हमने 1 लाख को आफ्टर टैक्स करके लिया 70,000। यस और नो? समझ में आया? कितना आया? 12.5 सेंट। अब बताओ, गिरा ईपीएस, पहले 14.8 आ रहा था, अब 12.5 सेंट आ रहा है। यस और नो? ठीक है। सो आपको सिंपल सा अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो आपको क्या करना है, अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जो आपकी नॉर्मल बेसिक ईपीएस में भी आपने निकाली होगी, प्लस आपकी जो सेविंग्स हो रही है वो ऐड कर दो। तो इन केस ऑफ कन्वर्टेबल लोन नोट सेविंग किस चीज की हो रही है, इंटरेस्ट की। बट मैम इंटरेस्ट हटाने की वजह से टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हम इंटरेस्ट का अमाउंट क्या ले लेंगे, आफ्टर टैक्स। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, प्लस हम क्या कर देंगे, नोशनल शेयर्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या आज कन्वर्ट हो गए हैं? नहीं, बट वी आर अज्यूमिंग कि अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा ईपीएस कितना रहेगा। कम हो रहा है तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, ज्यादा हो रहा है तो एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस है। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस बताना है, तो अगर नहीं आया तो डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं होगा। क्लियर है ना? अगर बढ़ रहा है तो क्या वो डाइल्यूटेड है? नहीं है। डन? आया समझ में? यस और नो? ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको, जैसे अभी तो हम ऊपर से चल रहे होते हैं नीचे की तरफ, वो बिगनिंग ऑफ द शेयर बताएगा ही नहीं, वो ईयर एंड के शेयर बता देगा। तो हमको नीचे से ऊपर कैसे जाना है वो मैं समझाऊंगी। ठीक है? यस मैम। यहां तक सेटल्ड हो? डन? यस मैम। अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है। अब मैं बोलती हूं मेरे लोन नोट्स तो कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो ये जो कहानी पड़ी कन्वर्टेबल की इसको भूल जाओ। मेरे लोन नोट्स कन्वर्टेबल नहीं है। सो कन्वर्टेबल नहीं है मतलब इंटरेस्ट हम जितने सालों तक देंगे और ईयर एंड पे उसको पेमेंट कर देंगे। लोन नोट्स कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। यहां कन्वर्टेबल है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ठीक है। मैंने अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को बोला है कि आफ्टर 2 to 3 years आप कन्वर्ट हो जाना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में, और उसके बदले में आपको 20,000 शेयर्स दूंगी। ठीक है? यस और नो? ठीक है। तो लोन नोट्स तो कन्वर्टेबल नहीं है, तो लोन नोट्स तो हर साल इंटरेस्ट देते जाएंगे। ठीक है, कहानी समझ में आई? कौन कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। कितने में हो जाएंगे? 20,000 में। अगर ये कहानी है, बट फिर भी बेसिक ईपीएस के तो आप अभी कन्वर्ट तो हुए नहीं है, मतलब प्रेफरेंस को डिविडेंड देना रहेगा। यस और नो? यस मैम। तो मैम हमने क्या किया, लेस किया प्रेफरेंस को डिविडेंड, 50,000 रुपए बांटा था। यस और नो? यस और नो? यही कहानी थी। और कितना आया? 650 और ये आया। अब बेसिक ईपीएस मैम सेम ऐसे ही निकलेगा जो पहले निकला। कितना? सिक्सटीन पॉइंट, तो 3 सेंट कर देते हैं एंड 14.8 सेंट। ठीक है मैम, ये बेसिक ईपीएस तो निकलेगा ही, अभी कन्वर्ट हुए नहीं है, उनको राइट है कन्वर्ट होने का। ठीक है। अब व्हाट इफ दे आर गोइंग टू कन्वर्ट, अगर मैम कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या मुझे अब ये डिविडेंड बांटने की जरूरत है? यस और नो? तो सेविंग्स हो गई।
पर क्या ये आफ्टर टैक्स है? नहीं मैम, ये तो पूरा ही सेव हो गया ना। अगर ये नहीं बांट रहे हैं तो कोई टैक्स वैक्स तो लग नहीं रहा। तो कैन आई से मैम अगर मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूं तो 6,50,000, तो ये जो ऑलरेडी अवेलेबल थे, अब मेरे को 50,000 नहीं बांटना पड़ेगा डिविडेंड, तो मैम ये 50,000 की सेविंग्स हो गई। यस और नो? तो मैम इंटरेस्ट को लेते हैं आफ्टर टैक्स, बट जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है उसको एज इट इज ले लेते हैं। यस और नो? ठीक है। और मैम नीचे कितने शेयर्स हो गए? मैम ये 4 मिलियन थे और मैं कितने शेयर्स दे रही हूँ उनको? तो मैम ये 20,000। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। मैम सिमिलरली यहाँ पे भी 59,773 प्लस कन्वर्जन में कितने शेयर्स हो गए? 50,000 की सेविंग्स हो गई और नीचे 4 मिलियन थे और 20,000 शेयर्स हो गए। बताओ क्या आंसर आया? 17.5 सेंट। $15.9 क्या डाइल्यूटेड ईपीएस है? पहले 16.3 था, ये कन्वर्ट हो गया तो 17.5 सेंट। इज दिस डाइल्यूटेड ईपीएस? नो। क्या है? तो इट मींस दैट मैम इवन दो मेरे शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, बट मेरी सेविंग्स इतनी ज्यादा हो जा रही है उसकी वजह से कि मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। एम आई क्लियर? सो मैम दिस इज नॉट डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर मैं बोलती हूँ मैं 1,00,000 शेयर्स दे रही हूँ, मतलब मैं उनको बोल रही हूँ कि आप कन्वर्ट हो जाओगे तो मैं आपको 1,00,000 शेयर्स दे दूंगी, बताओ कितना ईपीएस आया? हम्म? कितना? अभी भी बचत ज्यादा ही हो रहा है। 2,00,000 मान लो, कितना हुआ? अभी भी 2,00,000 में भी 3,00,000 ले लो बस, अब तो गिरेगा। भाई मैं आपको गिराना ही है क्या? अरे आपको आंसर दिलाने के लिए कुछ तो समझाना पड़ेगा। 16.2 सेंट गिरा। ठीक है। सो मैम इन दैट केस इट्स अ डाइल्यूटेड ईपीएस, अदरवाइज एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस है। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, सो कैन आई से अर्निंग available to ordinary shareholder plus interest after tax or plus preference dividend? कैन आई से ये दोनों चीजें क्या कहलाती है? नोशनल इनकम डिवाइडेड बाय weighted average number of shares plus नोशनल शेयर्स। ऐसा नहीं है आज कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है आज शेयर्स, बस वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांटेड टू सी कि अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो मेरा ईपीएस अच्छा रिटर्न दे रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो दिस इज हाउ वी अकाउंट फॉर द प्रेफरेंशियल शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स और कन्वर्टेबल लोन नोट्स। क्लियर है? आपको इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है फॉर प्रैक्टिस, सो आप इस क्वेश्चन को खुद से करके आ जाना। ठीक है? हमारी बुक में प्रेफरेंस का कन्वर्टेबल कन्वर्जन नहीं था जो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है? इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स लिया जाता है और डिविडेंड को एज इट इज लिया जाता है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स लग नहीं रहा है। मतलब जो हमको क्लियर कट देखना है कि हमारी नेट सेविंग्स क्या हो रही है, अगर ये कन्वर्ट हो गए तो मेरी नेट सेविंग्स क्या हो रही, हमको वो कंसिडर करना है। क्लियर? Yes, ma'am. Let's take a break for 10 minutes and then we'll start the options and warrant. It's the last topic of this chapter. Okay? Done? फिर जो मैं आपको बोल रही थी ना, क्वेश्चन नीचे से ऊपर ले जाना सिखाऊंगी तो वो भी कराऊंगी। जनरली हमारी बुक्स में कहीं भी वो क्वेश्चंस नहीं है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है हमको एग्जाम किट में, मतलब जब आप वो करोगे ना, मॉक टेस्ट करोगे या फिर स्टडी हब करोगे एसीसीए के पोर्टल्स में, तो वो ऐसे ही देते हैं, वो उल्टा जाते हैं।
सीधा नहीं आ रहे होते, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे होते, वो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे, ठीक है।
Yes, everyone. Okay. You are done with? क्या पढ़ा हमने अभी तक? बोलो। मैम डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ा। डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने 3 केसेस पढ़ेंगे। कौन कौन से केसेस पढ़े? एक तो कन्वर्टिबल लो। दूसरा केस क्या पढ़ा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब दूसरा पढ़ेंगे हम स्टॉक ऑप्शंस एंड वॉरेंट्स। क्लियर? ओके। बेसिक ईपीएस में कौन से 3 केसेस पढ़े? माइक बंद नहीं था ना? Excuse me, ma'am. यस मैम। Ma'am, you are not audible. यार मेरा माइक तो चालू है। आई एम ऑडिबल। कौन बोल रहा है नॉट ऑडिबल? हेलो, नैना बोल रहे हैं नॉट ऑडिबल। नैना एक बार वापस, क्योंकि यार मतलब मैंने यहाँ एक ने माइक अनम्यूट म्यूट करके दिखाया तो मैं तो ऑडिबल हूँ। नैना प्लीज कंफर्म करो ना, एम आई ऑडिबल और नॉट। नैना मीटिंग से ही चले गए। लगता है नैना को नया डिवाइस खरीदना पड़ेगा। ओके चलो, स्टॉक ऑप्शंस एंड वारंट। देखो कभी आपने सुना है इसोप करके? सुना है? सुना है कभी इसोप? इसोप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शंस। वहां कंपनी क्या करती है, उनके एम्प्लॉयज को ऑफर करती है। वो क्या ऑफर करती है कि आप आज नहीं, आज कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। कब खरीदोगे? फ्यूचर में। मतलब आप एक स्टॉक खरीद लो, एक स्टॉक ऑप्शन खरीद लो, उसमें होंगे नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज मैंने 1 लाख शेयर्स के स्टॉक इशू किए, मतलब स्टॉक ऑप्शंस इशू किए, तो मतलब आप कंपनी के कितने शेयर्स खरीद सकते हो? 1 लाख शेयर्स। नॉट टुडे, आज नहीं खरीदोगे। कब खरीदोगे? It can be many years, 5 years, 2 years, 3 years, depends upon the stock options. So stock options warrant, it means you given an option to your employees or anyone कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। कितने रुपए पे कितने शेयर्स खरीद सकते हो?
1 लाख शेयर्स खरीद सकते हो। कब खरीदोगे? 5 साल बाद। ठीक है, वो रेट फिक्स कर देते हैं कि आप 5 रुपए में खरीदोगे। कितने रुपए में खरीदोगे? मतलब इन फ्यूचर आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो कितने के? 1 लाख शेयर्स खरीद सकते हो कितने रुपए में? 5 लाख में। ठीक है, सपोज माय मार्केट वैल्यू एट द टाइम इज 15। कितनी है? 15 है। ठीक है, और आप कितने में खरीद सकते हो? 5 में। तो जब आप 5 में खरीदोगे तो आप मुझे कितने रुपए दोगे? 5 लाख। और इस 5 लाख को अगर मैं मार्केट में रेस करने जाऊं तो मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? मैम 5 लाख रुपए के बदले मेरा पर शेयर की प्राइस कितनी है? 15। तो मुझे कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 3 ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? आपको मैंने एक स्टॉक ऑप्शन दिया, कितने रुपए नंबर ऑफ शेयर्स का, कि आप 1 लाख शेयर्स कंपनी की कितने में खरीद सकते हो? 5 रुपए में। आप मुझे कितने दोगे? 5 लाख रुपए। बट अगर मुझे 5 लाख रुपए लेने के लिए मार्केट में शेयर इशू, सपोज यही मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, यही 5 लाख रुपए है, आप मार्केट में शेयर लेने जाओगे तो कितने रुपए का मिलेगा? तो कितने शेयर्स मिले? सो डू यू थिंक आपको जो पैसा मिला सिर्फ इसके बराबर का मिला? तो ये जो 6666 जो ये फोकट के शेयर्स दे दिए, दिस इज माय बोनस शेयर फोकट के शेयर्स, यस और नो? क्योंकि 333 के तो आपको पैसा मिलेगा, तो कहना इससे इसका पैसा मिलेगा तो इसका कोई लोड नहीं है। जो शेयर्स आपने फ्री के दे दिए वो तो आपके बोनस शेयर हो गए, यस और नो? तो मैम ये वाले जो शेयर्स हैं, ये जो 666 हमने जो निकाले हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हैं, डू यू थिंक इसके बदले कोई पैसा नहीं मरा? ये सिर्फ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, यस और नो? सो मैम स्टॉक ऑप्शन का सिंपल, क्या इससे कोई अर्निंग बच रही है क्या? बच रही है क्या? ना इन पे डिविडेंड दे रहे और ना ही कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इनसे तो क्या कुछ भी नहीं बच रहा है, तो क्या ऊपर अर्निंग बचेगी? नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जो आ रही एज इट इज। कोई सेविंग्स हुई क्या इनसे? नहीं। बट नंबर ऑफ शेयर्स जो पुराने थे उसमें कितने फोकट के शेयर्स आ गए? क्योंकि ये वाले जो शेयर्स हैं उनका तो वैलिड पैसा मिल रहा है ना, तो ये तो फोकट के शेयर्स नहीं हुए। फोकट के शेयर्स कितने हुए? ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं अपने हर स्टूडेंट को सिखाती हूँ कि आप ऐसे कर लो। हमारी बुक्स में इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, आप वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, बट यू हैव टू रिमेन, यू हैव टू रिटेन दैट फॉर्मूला इन योर माइंड। जो मुझे लगता है एग्जाम्स में फॉर्मूला लिखने का ही काम नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ अमाउंट निकालने का आएगा। तो बेटर है ऐसे निकाल लो कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, आप मुझे देते तो कितने रुपए देते? 5 लाख। मेरे पास 5 लाख रुपए, और अगर यही 5 लाख के मैं मार्केट में शेयर लेने जाती तो कितने शेयर्स मिलते? इतने। तो कहना ही से मेरे को मिल 1 लाख शेयर्स रहे हैं, और जबकि मिलने इतने थे तो मैं फोकट के शेयर्स कितने दे रही हूँ? तो ये मेरे फोकट के शेयर्स ऐड हो गए, यस और नो? मैम एक बार फिर भी फॉर्मूला बताओ ना क्या है? तो फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस है? 1 लाख के ऑप्शंस है, यस और नो? फेयर वैल्यू कितनी? एक्सरसाइज प्राइस और फेयर वैल्यू कितनी? अब निकालो, आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 666। आया समझ में? अब वो आप पे दोनों ऑप्शंस है, आप या तो ये फॉर्मूला रिटेन कर लो अगर आप करना चाहो तो, या फिर आप मेरा मेथड फॉलो कर लो कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, मार्केट में लेने जाता तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स मिलते, तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो वैलिड है, पर मुझे मिल 1 लाख रहे हैं, तो फोकट के शेयर्स कितने हो गए? 666। वो आपका आंसर हो जाएगा। इट्स अप टू यू, पर प्रेफरेबली होता है कि वो याद रख लो, क्योंकि आंसर ही चाहिए तो लॉजिक याद रहेगा। फॉर्मूला में अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, options and warrants to subscribe for shares. An option and warrants give the holder to right to buy shares at some time in the future at predetermined price. हमने 1 लाख शेयर का ऑप्शन दिया, 5 रुपए में खरीदने को दिया, कितने साल बाद? 5 साल बाद। आज का है क्या?
फ्यूचर में खरीदेगा पर प्राइस आज ही डिसाइडेड है और नंबर ऑफ शेयर्स भी आज ही डिसाइडेड है. क्लियर? Cash is received by the entity at the time his option is exercised and the DPS calculation must allow for this. मतलब जब वो खरीदेंगे तभी मिलेगा पैसा भी, आज नहीं मिल रहा है. ठीक है? The total number of shares issued on exercise of the option or warrant into split into two. एक का जिसका हमारे split कैसे हो गए थे 333 जिसका पैसा आया और 666 जो हमने फ्री में बांटे. ठीक है? तो ये दो स्प्लिट हो गए क्या 1 लाख शेयर्स के? yes or no? The number of shares that would have been issued if the cash received had been used to buy shares at fair value using the average price of the share during the period. ठीक है? And the remainder which is treated like a bonus issue. मतलब आपको 333 का पैसा आया था, वैलिड है, और हमने फोकट में 1 लाख शेयर दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं? 66666 दे रहे हैं. It's considered as a bonus issue which has been no consideration received. Am I clear, everyone? The number of shares issued for no consideration is added to the number of shares when calculated the DPS. इससे कोई सेविंग्स नहीं हो रही है, ऊपर अर्निंग कुछ बच रही है क्या? मैम इसका पीएनएल में कुछ इंपैक्ट ही नहीं जा रहा है. जा रहा है क्या? 1 लाख शेयर फ्यूचर में खरीदेगा ना, तो डिविडेंड जाएगा क्योंकि आज शेयर्स है नहीं, ना ही इस पे कुछ इंटरेस्ट जा रहा होगा. यस और नो? तो ऊपर अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी, पर जो बोनस शेयर्स है वो नीचे ऐड हो जाएंगे. यस और नो? रीड दिस क्वेश्चन. Rita, are we planning for September attempt क्या? Okay. देखो मैम, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने इशू है? 4 मिलियन. मेरा एक ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन ऑलरेडी इन इशू है, वो कितने शेयर्स का है? फॉर फर्दर 1 मिलियन का. ठीक है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज $500,000. तो बेसिक ईपीएस कितना निकला बताओ? 12.57. आपका भी आया? अफजल अल्फेज आया आपका भी? ठीक है. अब मैम डाइल्यूटेड ईपीएस देखें. डाइल्यूटेड ईपीएस की अगर बात करें तो मैम सामने वाला 1 मिलियन शेयर्स खरीदने का ऑप्शन है. कितने रुपए देगा? 2. तो मैम कितने पैसे आ गए? 2 मिलियन. ठीक है? बट 2 मिलियन के अगर मैं मार्केट में शेयर लेने जाती तो कितने में मिलते? 3 में मिलते. तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते हैं? और मैं दे कितने रही हूं? 1 मिलियन. तो फोकट के शेयर्स कितने दे दिए? ये फोकट के दिख रहे हैं मैम? हमारी बुक्स में तो उल्टा आ रहा था, इनमें उल्टा आ रहा है, कोई बात नहीं. तो कैन आई से मैम अर्निंग तो 500 सेम रही, पर यहाँ पे 4 मिलियन तो ये वाले शेयर्स जो ऑलरेडी इन इशू है, और फोकट के शेयर्स कितने दिए मैंने? कितना आया ईपीएस? गिर रहा है ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस है? यस और नो? मैम अभी उसका फॉर्मूला लगाते तो क्या होता? 1 मिलियन, फेयर वैल्यू कितनी? 3, एक्सरसाइज प्राइस कितनी? 2, और फेयर वैल्यू कितनी? तो यहाँ पे आपका 333 आ जाता. आ गया? तो अभी अप टू यू. क्या मान लो कि मेरे को 2 मिलियन रुपीज आ रहे हैं और मैं मार्केट में इशू करती तो 3 रुपए का पर शेयर होता, तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो वैलिड इशू है, और इससे माइनस कर दिया तो ये फोकट के शेयर्स आ गए. एम आई क्लियर एवरीवन? समझ में आया हाउ टू अकाउंट फॉर स्टॉक ऑप्शन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो हमने इन केस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस 3 केसेस पढ़े: कन्वर्टिबल लोन्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस एंड वारंट.
वी आर अज्यूमिंग कि वो आज कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि वो एक्चुअल में आज कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे। आपको कन्वर्टेबल लोन नोट्स में 5-6 डेट्स दे रखी होगी, तो आप कौन सा कन्वर्जन रेट लोगे जिसमें मैक्सिमम कन्वर्जन हो रहा होगा, ना कि बिगनिंग ऑफ द ईयर। बाकी जर्नली इन दोनों केसेस में देखोगे तो बिगनिंग ऑफ द ईयर ही मैक्सिमम कन्वर्जन, फर्स्ट ईयर पे ही मैक्सिमम कन्वर्जन हो रहा है। बट हम कौन सा लेंगे जनरली, जो मैक्सिमम है। यस और नो? ये क्वेश्चन पढ़ो। बड़ा क्वेश्चन। बताओ फोकट के शेयर्स कितने? 5, 4 times 4 1। मैम कितने शेयर्स ऑप्शन था? 9,20,000 का। ठीक है, कितने रुपए का लिया? 1.7। तो कितने रुपए दे रहा है सामने वाला अपन को? हाँ कोई बात नहीं, दूसरे तो बताओ। 9,20,000 इंटू 1.7 कितने? 15,64,000। सामने वाला हमको इतने रुपए दे रहा है। यस और नो? अगर हम यही रुपए मार्केट में से शेयर्स खरीदते तो पर शेयर कितने का पड़ता? 1.8। तो वैलिड शेयर्स कितने इशू हुए? 1656,000 और हम कितने दे रहे हैं? 9,20,000। कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है? यूज योर कैलकुलेटर एवरीवन। मैम 86,888 समथिंग आ रहा है। 868, 888। 9,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.7, सामने वाला इतना दे रहा है, डिवाइडेड बाय 1.8 इज 868,889। ये वैलिड शेयर्स हैं। ठीक है, और हम कितने शेयर्स दे रहे हैं? 9,20,000। सो कैन आई से 5,444 टाइम 1 इज द बोनस शेयर्स। हम फोकट के इशू करके दे रहे हैं। यस और नो? यस मैम। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट मतलब वी आर एंड अप विद दिस चैप्टर। सो मैम ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ट्रेंड्स इन ईपीएस, इंपॉर्टेंस ऑफ ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियोज, ये हम रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। आप एक बार ये जो ईपीएस है, जो मैंने आपको जब ईपीएस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था हम ईपीएस क्यों किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं? मैम इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू, ट्रेंड इन ईपीएस एंड लिमिटेशन ऑफ ईपीएस। आप जो कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, एक बार आप घर पे पढ़ लेना, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना कोई मेजर पार्ट नहीं है। न्यूमेरिकल पोर्शन आता है जर्नली ईपीएस से, प्योर थ्योरेटिकल है, एक बार रीड कर लेना एंड वी विल डिस्कस इन द क्लास 2। ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर दूंगी, वी विल डिस्कस। ठीक है, वी आर डन विथ। कल हम इसकी एग्जाम किट सॉल्व करेंगे। द टुमारो सेशन विल बी ऑनलाइन। ठीक है, आप लोगों की एमए की क्लास कितनी बजे रहती है? 9:30 से 10:30। सो अपन टाइम क्या रखेंगे?
11 ही रखते हैं, ठीक है। जितनी देर पढ़ पाएंगे, जितनी देर न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर अपन कल कोशिश करके इसके एग्जाम किट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्लस इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक बार आप आपके घर पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। सो कल हम एग्जाम किट भी ले लेंगे, डन। कल सेशन ऑनलाइन रहेगा, परसों सेशन नहीं रहेगा, 15 अगस्त की तो ऑलरेडी छुट्टी रहती है, डन। ओके, सो फिर हम उसके बाद डायरेक्टली मंडे को मिलेंगे आप लोगों से। कैन वी वाइंड अप अ सेशन? स्वाति, यस मैम। आया समझ में आज का जो भी डिस्कशन किया? यस मैम। ओके, आप लोगों ने क्या आज एक्सक्यूज मी सेशन? मैम, यस नैना। मैम 14th को भी क्लास नहीं रहेगी? 14 को क्लास नहीं रहेगी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना। आप तो आने वाले थे नैना, फिर आप क्यों नहीं आए क्लासेस लेने के लिए? आपने कहा था कि फिर मैं जन्माष्टमी से पहले आ जाऊंगी। Exactly, this is why I wanted to ask कि आज I would have taken my bus, but then you are saying कि छुट्टी है तो then I will not. कल तो ऑनलाइन सेशन लगेगा, परसों ऑलरेडी, पर ये है कि Exactly, नैना, that is why. हाँ, दैट इज व्हाई यू आर नॉट कमिंग एट होम फ्रॉम देयर। तो आप आ जाओ, आप प्रिपरेशन तो करो, दूसरे टॉपिक्स जो हमारे ऑलरेडी डन है Yes ma'am. उनकी तो करो, इसके एग्जाम के तो ये सब तो चालू करो, Yes ma'am. क्लियर। और ये जो 14th का है वो अपन नेक्स्ट सैटरडे को कंपनसेट कर लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को, इस सैटरडे को नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, सेशन लेके। डन। वैदेही समझ में आया? स्वाति, यस प्रियांशी, पायल, यस कोई मैम। कोई डाउट तो नहीं? आज जो टॉपिक डिस्कस किया, प्लीज प्लीज डोंट कैरी डाउट विथ योर सेल्फ, जो भी लग रहा है यहाँ पे अपफ्रंटली पूछ लिया करो, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय।